हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और राजस्थान में वनस्पति। हम अभी रिवीजन कर रहे हैं वीडियो एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को उनके द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर 3 भागों में बांटा है। ऐसी योजनाएं जो 2000 हेक्टेयर तक भूमि को सिंचती है उनको लघु सिंचाई योजनाएं कहा गया, और ऐसी सिंचाई योजनाएं जो 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक भूमि को सिंचती है उनको मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहा गया, और ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जो 10,000 से अधिक क्षेत्रफल को सिंचित करती है उनको वृहत सिंचाई परियोजनाएं कहा गया है। देख लीजिए सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम या 2000 हेक्टेयर तक जो क्षेत्रफल को सिंचती है वो लघु सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 2 से 10,000 हेक्टेयर तक सिंचित क्षेत्रफल जिनका होता है वो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होती हैं। वृहत सिंचाई परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचती हैं वो वृहत सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, इसके बारे में बात करें। ये राजस्थान की सबसे नवीनतम है। ये राजस्थान की सबसे नवीनतम परियोजना है राम जल सेतु लिंक परियोजना। 28 जनवरी 2024 को राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इस योजना के लिए समझौता होता है, और इसका उस समय जो संशोधित नाम रखा गया था PKC ERCP रखा गया था। क्या रखा गया था? PKC ERCP, यानी कि पार्वती, काली सिंध, चंबल ये 3 नदियां हैं, और इसमें जोड़ा किसको गया था? ERCP को, यानी ईस्टर्न यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये इसका नाम रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बदला गया और बदलकर इसका क्या रख दिया? राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम रख दिया गया। 17 जिलों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। कितने जिलों को करवाएगी? 17 जिलों को। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, टोंक, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, डीग और भरतपुर इनको करवाई। इस योजना की लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए आएगी। इसके अंदर कई सारे बांधों का निर्माण करवाया जाएगा, जैसे नवनेरा बैराज एब्रा गांव, दिगोद तहसील कोटा के अंदर काली सिंध नदी पर बनाया जाएगा। कुन्नू बैराज शाहबाद बारां के अंदर कुन्नू नदी के ऊपर बनाया जाएगा। रामगढ़ बैराज किशनगंज बारां में कूल नदी के ऊपर। कौन सी नदी है? कूल नदी। महलपुर बैराज मांगरोल बारां के अंदर पार्वती नदी के ऊपर। मेज बैराज इंद्रगढ़ बूंदी में मेज नदी के ऊपर। राठौड़ बैराज चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बनास नदी के ऊपर। डूंगरी बैराज खंडार तहसील सवाई माधोपुर में बनास नदी के ऊपर बनाया जाएगा। देखो व्यास परियोजना, ये राजस्थान पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। क्या है ये? संयुक्त परियोजना है। किनकी? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। इसको राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, राजीव गांधी हरचंद लोंगोवाल के बीच में समझौता होता है 1985 में के तहत इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। 2 बांधों का निर्माण किया गया, पोंग और पडो बांध दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में। दोनों के दोनों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी के ऊपर है। चंबल नदी के बारे में हमने जाना, कहां से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ी से। इसके ऊपर निर्मित बांध है गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। कौन कौन से? गांधी, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर,
राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों से तो होता है क्या, विद्युत का उत्पादन। किसका उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन। कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं होता, कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। गंग नहर परियोजना, कौन सी परियोजना, गंग नहर परियोजना, सतलज नदी पर बनाई गई है। ये सतलज नदी से निकाली गई है गंग नहर परियोजना। इसके लिए समझौता होता है 4 दिसंबर 1920 को। कब हुआ, 4 दिसंबर 1920 को इसके लिए समझौता होता है। इसका निर्माण करवाते हैं महाराजा गंगा सिंह। कौन करवाते हैं, महाराजा गंगा सिंह। इनका संबंध किससे है, बीकानेर से। किससे है, बीकानेर रियासत से। इसकी आधारशिला रखी गई 5 सितंबर 1921 को और उद्घाटन हुआ इसका 26 अक्टूबर 1927 को, लॉर्ड इरविन के टाइम। कौन थे इस समय हमारे वायसराय, लॉर्ड इरविन। ये ध्यान रखो। राजस्थान में प्रवेश करती है सखागांव, शिवपुर, श्रीगंगानगर से। सखागांव, शिवपुर, श्रीगंगानगर से करती। 4 लिफ्ट नहरें हैं इसमें। कितनी लिफ्ट नहरें, 4। लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करिणीजी और समीजा। लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करिणीजी और समीजा। ये राज्य की पहली पक्की नहर है। राज्य की क्या है, पहली पक्की नहर है ये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक है कंवर सेन। आधारशिला रखी गई 31 मार्च 1928 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा रखी गई। इसका उद्घाटन होता है 11 अक्टूबर 1961 को। कौन करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उस समय के राष्ट्रपति थे ये। इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर है। इसमें से 445 ये राजस्थान के अंदर है, 445 किलोमीटर राजस्थान में है और 649 टोटल पूरी भारत के अंदर है। नामकरण की बात करें तो इसका शुरुआत में नाम राजस्थान नहर रखा गया, फिर बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को, कब, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी जी की क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी, तो उनके सम्मान में हमने यह रखा। व्यास और सतलुज नदियों पर हरि के बैराज बांध बनाया गया पंजाब में, और वहां से एक नहर निकाली गई जो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ मसीता वाली से प्रवेश करती है और मोहनगढ़ जैसलमेर तक आती है। लेकिन वर्तमान में ये कहां तक पहुंच गई है, गडरा रोड बाड़मेर तक। कहां तक पहुंच गई, गडरा रोड बाड़मेर तक। और पूरी की लंबाई कितनी है इसकी, 445 किलोमीटर। कितनी है, राजस्थान के अंदर 445 किलोमीटर। 7 लिफ्ट नहरें हैं, 9 शाखाएं हैं इसकी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं और 2 पेयजल परियोजनाएं। 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं और 2 पेयजल परियोजनाएं इंदिरा गांधी नहर से संचालित की जा रही है। 7 लिफ्ट नहरें, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम है नौहर साहबा। क्या नाम है, नौहर साहबा। दूसरी है कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल, इसका प्राचीन नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम है बांगड़सर लिफ्ट नहर। करणी सिंह, इसका प्राचीन नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम है फलोदी लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर था। सभी लिफ्ट नहरों में सबसे बड़ी है कंवर सेन। कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे बड़ी लंबी है और सबसे छोटी है वीर तेजाजी। सबसे छोटी कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी है। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाओं में सूरतगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़। सूरत अनूप की श्रीगंगानगर में, सूरत अनूप कहां पर है, श्रीगंगानगर में। पूगल, दातौर, बिरसलपुर, पूगल, दातौर, बिरसलपुर, ये तीनों कहां हैं, बीकानेर में। पूगल, दातौर, बिरसलपुर बीकानेर में है। चारणवाला बीकानेर और जैसलमेर में है। बीरबल, सागरमल गोपा, बीरबल, सागरमल गोपा,
ये जैसलमेर के अंदर है। बीरबल और सागरमल गोपा जैसलमेर में है। रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है। कहां पर निकाली गई? हनुमानगढ़ में। रावतसर शाखा बाईं ओर से आने वाला एकमात्र शाखा है इसकी, और बाकी की ये जो शाखाएं 8 ये दाईं ओर से आती है। कहां से आती है? दाईं ओर से। सागरमल गोपा जो शाखा है इससे 2 उप शाखाएं निकाली गई, लीलवा और दीघा। लीलवा और दीघा ये निकाली गई है। 2 पेयजल परियोजनाएं भी हैं, राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना और आपनी परियोजना। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना, इससे कायलाना झील को भरा जाता है, यानी कायलाना झील को जलापूर्ति होती है। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना को जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं। जोधपुर की जीवन रेखा, ठीक। आपनी परियोजना का संबंध हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू से है, यानी हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को पेयजल आपूर्ति करवाती है ये। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना आधारशिला 1989 में लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ और चूरू। रतनपुरा परियोजना 1999 में आधारशिला रखी गई इसकी। हनुमानगढ़ और चूरू से लाभान्वित जिले हैं। यमुना लिंक नहर परियोजना राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भरतपुर और डीग लाभान्वित जिले हैं। लाभान्वित जिले कौन से हैं? भरतपुर और डीग। भरतपुर नहर राजस्थान और यूपी की साझेदारी से निकाली गई। भरतपुर और डीग लाभान्वित जिले हैं। यमुना नदी से जलापूर्ति होती है इसको। जवाई बांध परियोजना पाली और उदयपुर में संचालित है। पाली और उदयपुर से लाभान्वित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में चलाई गई है। जनजाति उपयोजना के तहत इसको बनाया गया, संचालित किया गया। बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जलापूर्ति करती है केकड़ी को, सरवाड़ को, ब्यावर को, किशनगढ़ को, अजमेर को, दुद्दू को, जयपुर को, भीलवाड़ा को और नागौर को। टोंक में सिंचाई भी करती है। टोंक में सिंचाई भी करती है। पांचना बांध करौली के अंदर है। पांचना बांध करौली के अंदर है। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। लाभान्वित जिले से करौली और भरतपुर। करौली और भरतपुर 5 नदियों के संगम है यहाँ पर। अटा या एटा, बरखेड़ा, माची, भद्रावती, बेसावट। कौन कौन सी है? अटा, बरखेड़ा, माची, भद्रावती और बेसावट। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश किया इसने 18 मार्च 2008 को सिलू गांव, सांचौर, जालोर से। सिलू गांव, सांचौर, जालोर से। लाभान्वित जिले से जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। सरदार सरोवर बांध से जलापूर्ति होती है इसको। फव्वारा पद्धति की अनिवार्यता है इसमें। और 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई, सांचौर, पनोरिया और भादोरिया। सांचौर, पनोरिया और भादोरिया 3 लिफ्ट नहरें हैं इससे जालोर के अंदर। राजस्थान की अन्य सिंचाई परियोजनाएं, कोटा के अंदर कुछ सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। तकली, आलनिया, हरिश्चंद्र, सावन भादो, जवार सागर और गोपालपुर। ये क्या है? कोटा के अंदर कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं। 12 के अंदर लहासी, हथियादे, रेतड़ी, विलास। लहासी, हथियादे, रेतड़ी और विलास, ये 12 के अंदर चल रही है। झालावाड़ की बात करें तो गागरीन, राजगढ़, काली सिंध, चोली और छापी, ये झालावाड़ में चल रही सिंचाई परियोजना। टोंक के अंदर डिब्रू सागर, टोरडी सागर। कौन से सागर? डिब्रू सागर और टोरडी सागर। ये सिंचाई परियोजनाएं कहां पर है? टोंक में। सवाई माधोपुर में मोरेल सागर और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना आईजीएनपी नहीं है ये, आईजीएनपी नहीं है ये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध नहीं है इससे, ठीक है। ये लिफ्ट नहर परियोजना है जो कहां चल रही है? सवाई माधोपुर। करौली में चूली दे और काली सिंध। चूली दे और काली सिंध। ब्यावर के अंदर है नारायण सागर। सिरोही के अंदर है सूकली और सेलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ में ओराई सिंचाई परियोजना और गंभीर सिंचाई परियोजना। महत्वपूर्ण तथ्य, कुओं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर को। किसको होती है? जयपुर को। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होगी श्रीगंगानगर को, और तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में। कहां पर होती है? भीलवाड़ा में। राजस्थान की वनस्पति की बात करें
तो भारत के अंदर प्रथम वन नीति 1952 में लाई गई। इसके तहत राजस्थान के पूरे भारतवर्ष के किसी के 33% भाग पर वन होने चाहिए, औसतन 33% भाग पर क्या होनी चाहिए, वन होने चाहिए। उनमें से जो मैदानी भाग है, मैदानी भागों के कुल हिस्से के 20 से 22% भाग पर वन होने चाहिए और पर्वतों के 60 से 65% हिस्से पर वन होने चाहिए। ये लक्ष्य रखा गया था भारत की प्रथम वन नीति 1952 के अंदर। राजस्थान में प्रथम वन और पर्यावरण नीति आती है फरवरी 2010 के अंदर। राजस्थान हमारे देश का पहला राज्य है जो वन एवं पर्यावरण नीति लेकर आता है। बात करेंगे हम भारतीय वन रिपोर्ट 2023 की। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 की, इसके जारीकर्ता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। जारीकर्ता कौन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक, 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय देहरादून के अंदर है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। 18वीं वन रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को पेश की गई। 18वीं रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को पेश की गई। 18वीं रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखेंगे। राजस्थान के अंदर कुल अभिलेखित वन कितने, कौन से वन अभिलेखित वन है, वो है 32,869 वर्ग किलोमीटर में। कितने, 32,869 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में कुल अभिलेखित वन है। ठीक है, और ये पूरे राजस्थान का 9.60% भाग पर वन है, यानी 9.60% भाग पर राजस्थान की क्या है, वन है। और वनों के मामले में क्षेत्रफल में राजस्थान पूरे भारत देश में 15वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। वनावरण की बात करें राजस्थान के अंदर, तो वनावरण 16,548 वर्ग किलोमीटर में है। वृक्षावरण 10,841 वर्ग किलोमीटर के अंदर। वनावरण में हमारे यहाँ पर कमी आई है 4.84% की। वनावरण 16,548 वर्ग किलोमीटर में है और ये पूरे क्षेत्रफल का कितना है, 4.84%। इसमें कमी आई है 83.80 वर्ग किलोमीटर की। वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी, 478.26 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि। अगर ओवरऑल बात करें तो वृद्धि हुई है ना। वनावरण में कमी आई है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। वनावरण में कमी, वृक्षावरण में वृद्धि। ओवरऑल क्या हुई है, वृद्धि। वृद्धि कितनी हुई, 394.46 वर्ग किलोमीटर। 394.46 वर्ग किलोमीटर। अधिकतम वृद्धि के मामले में राजस्थान भारत में चौथे स्थान पर है, यानी वृक्षावनों में वृद्धि करने के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन कौन से, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर के अंदर 2766 वर्ग किलोमीटर, अलवर में 1198 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 996 और चित्तौड़गढ़ में 988 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। न्यूनतम वनावरण वाले जिले चुरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। चुरू के अंदर 62 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ में 92, जोधपुर में 111 और श्रीगंगानगर में 113 वर्ग किलोमीटर में वन है। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। कौन कौन से, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। कम कौन कौन से, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, वनावरणों का प्रतिशत उदयपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में है, फिर सिरोही में है, फिर करौली में। वनावरण प्रतिशत में उदयपुर, प्रताप, सिरोही और करौली। उदयपुर, प्रताप, करौली और सिरोही, सिरोही, करौली। न्यूनतम वनावरण में चूरू पहले स्थान पर है, फिर जोधपुर है, फिर बीकानेर है और फिर जैसलमेर है। फिर जैसलमेर है।
ये वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं कम। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, वन क्षेत्रफल वाले जिले में वृद्धि वाले जिले, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिले सीकर है। सीकर में 19.14 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। बाड़मेर में 19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अलवर में 16.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उदयपुर के अंदर 12.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वैसे राज्य में वन क्षेत्रफल में कमी लाने वाले जिले 12 है, 33.29 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। प्रतापगढ़ में 30.79 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। अजमेर के अंदर 18.34 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है और बीकानेर के अंदर 14.85 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले हमारे पाली, अलवर, जयपुर, पाली, अलवर और जयपुर है। न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले हनुमानगढ़ है 9 वर्ग किलोमीटर में, श्रीगंगानगर है 16 वर्ग किलोमीटर में और चुरू है 36 वर्ग किलोमीटर में। जलवायु के आधार पर वनों के प्रकारों की हम बात करें तो 5 प्रकार के वन हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन, सागवान वन, मिश्रित वन, धोक वन और कांटेदार वन। सदाबहार वन, सागवान, मिश्रित, धोक वन और कांटेदार वन। सर्वाधिक वनों में धोक वन हमारे सर्वाधिक है राजस्थान के अंदर। सदाबहार वन जहां पर 150 सेंटीमीटर बरसात होती है वहां पर सदाबहार वन होते हैं, जैसे माउंट आबू के अंदर। और सदाबहार वनों में जो वनस्पति हमारे पाई जाती है वो एक है जामुन और दूसरी है आबूएंसिस डिक्लिप्टेरा। कौन सी है? आबूएंसिस डिक्लिप्टेरा। सागवान वन ये 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में इनका विस्तार है। गुलर, महुआ, तेंदु ये वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। मिश्रित वनों की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिश्रित वन विकसित होते हैं और 28% हिस्सा है इनका पूरे वनों में हमारा। और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर के अंदर है। और प्रमुख वनस्पतियां जो मिश्रित वनों में आती है वो है सागवान, शीशम, साल, चंदन और महुआ। सागवान, शीशम, साल, चंदन और महुआ। धोक वन 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। 58% इनका हिस्सा है पूरे वनों में हमारे। यानी सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में? धोक वन। मरुस्थलीय जिलों को छोड़कर सारे राजस्थान में ये मिलते हैं। कांटेदार वन 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में 6.15% हिस्सा है इनका पूरे वनों में। मरुस्थलीय जिलों में है ये खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, बबूल और नागफणी। खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, बबूल और नागफणी ये प्रमुख कांटेदार वनों की वनस्पतियां हैं। प्रशासनिक आधार पर वन, प्रशासनिक आधार पर आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन इस प्रकार से वनों को बांटा गया है। कौन कौन से? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन राजस्थान की कुल वनों का 37.4% आरक्षित वन है। रक्षित वन 56.55% रक्षित वन है। सर्वाधिक रक्षित वन 12 में है, आरक्षित वन उदयपुर में है और अवर्गीकृत वन बीकानेर में है। आरक्षित वनों में काटने और पशुचारण पर बिल्कुल प्रतिबंध होता है। रक्षित वनों में सरकार की अनुमति से काटा भी जा सकता है और पशु भी चराया जा सकता है। और अवर्गीकृत वनों में आप पशु चरा सकते हो और काट भी सकते हो, इनके लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है। अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर में है, रक्षित वन 12 में और आरक्षित वन उदयपुर में। सर्वाधिक प्रतिशत कौन से वनों का है? तो रक्षित वनों का है। और जलवायु के आधार पर कौन से वनों का है? धोक वनों का। प्रमुख दिवसों की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को आता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को आता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और वन्य जीव सप्ताह आता है 2 से 8 अक्टूबर को। सघनता के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया। अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। अति सघन वन सर्वाधिक हमारे यहाँ उदयपुर में है, मध्यम सघन वन उदयपुर में अति सघन वन अलवर में है,
मध्यम सघन वन उदयपुर में है, खुले वन हमारे यहाँ उदयपुर के अंदर है। खुले वन कहां पर है? उदयपुर में है। तो हमारी क्लास समाप्त होती है। आई होप क्लास सभी को पसंद आएगी, सबको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।